वेलकम टू गपशप प्रोमैक्स। गपशप प्रोमैक्स के एक न्यू एपिसोड में आपको खुश आमदीद। आजकल बहुत ज़्यादा एलएलसी के स्कैम्स चल रहे हैं। लोग जो हैं वो रो रहे हैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कि हमारी कंपनी फ़ाइल हो गई, हमारी कंपनी के साथ ये हो गया, हमारी कंपनी डिज़ोल्व होगी, हमने एड्रेस परचेज़ किया था, वो एड्रेस जो है वो फेक निकला। तो ये बहुत सारे मामलात एलएलसी से रिलेटेड चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो लोगों के मसले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो उसी सिलसिले में हमने अशफाक भाई को दावत दिया। जी अशफाक भाई, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम अरज़ भाई, कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। ये अशफाक भाई, आप अपना थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड बताएं। सर, मैं नवंबर 2021 से ई कॉमर्स की फ़ील्ड में हूँ। जब मेरा मेडिकल एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सका तो उसके बाद फिर दोस्त ने कहा कि भाई इस तरह का अमेज़ॉन का काम हो रहा है, वीए कर रहा है, आप वीए का कोर्स कर लो। तो मैं समझ रहा था कि यार ये ऑनलाइन काम है, मैं आसानी से कर सकता हूँ। अच्छा। मेरा बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही कि भाई मुझे बस कोई काम बताए मैं कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने वो अमेज़ॉन वीए का काम किया, फिर ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह किया। फिर मेरा एक दोस्त था, फराज सवाबी से ताल्लुक़ रखता है, वो ये एलएसी वगैरह का काम करता था। मैंने वो देखा तो मुझे लगा यार मैं इसमें मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल ज़रा, क्योंकि शुरू बचपन से ये घर की जिम्मेदारियाँ मैं संभालता था, सारे घर के सारे ग्रोसरी वगैरह मैं लाता था, तो वो थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, तो मुझे लगा कि मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ। फिर उस दोस्त से सीखा, फिर एक और दोस्त थे आमिर सवाबी के, मर्दान के, वो उन्होंने सिखाया साथ साथ। फिर ख़ुद रिसर्च की गूगल से, और ज़ाहिर बात है सारा डाटा इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, बस रेलेवेंट डाटा आपने उठाना है और अच्छे तरीके से। फिर इस तरह एक्सपर्टीज़ करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी एजेंसी बनी स्टार्टअप कंसल्टेंसी के नाम से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और ऑलरेडी 1000+ एलएलसीज़ वगैरह बना चुके हैं और क्लाइंट को सर्विसेज दे चुके हैं। 1000+ एलएलसीज़? जी सर। अच्छा, ये आजकल एलएलसीज़ का बड़ी सस्ती एलएलसीज़ लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसकी सर्विसेज दे रहे हैं। ये क्या, अभी मुझे समझ नहीं आ रही। एक जो टेक्सास है, इसी तरह की स्टेट्स हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट $800 के करीब आपका ख़र्चा आ जाता है। एग्जैक्टली। प्रॉफिट बाद में है जो एलएलसी कंपनी फाइलिंग। ये 400 में किस तरीके से बेच रहे हैं लोगों को? जी अवैस भी, आजकल बस हमारे ऑडियंस जो है, कस्टमर है, बहुत मासूम है जी। तो मैं खुद एड्स देखते रहता हूँ, इवन अपने कंपटीटर्स की और बाकी सर्विस प्रोवाइडर की। मैं हैरान होता हूँ कि भाई ये तो ऑफिशियल कॉस्ट से भी कम करके दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं। फिर जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, भी रिसेंटली मेरे पास 2 क्लाइंट आए जिनके एलएलसी का चार्ज बैक आया हुआ था। अच्छा। मतलब उनकी पेमेंट, कुछ होते हैं उनकी पेमेंट होती ही नहीं है, कुछ होते हैं जो चोरी के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। फिर जब रियल ओनर को पता चलता है कि मेरा कार्ड किसी ने स्वाइप किया है, वो बैंक को कॉल करके चार्ज बैक लगवा देते हैं। यानी कि आपका कहना है कि कार्डिंग के थ्रू एलएलसीज़ फाइल हो रही हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। एग्जैक्ट प्रोसीजर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे वो भी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि किसी बंदे की कार्ड की डिटेल यूज़ करके फाइल हो, थर्ड पार्टी की उसके अथोराइजेशन के बगैर वो एलएलसी के पेमेंट यूज़ करते हैं और वो कार्ड यूज़ कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि कार्डिंग क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा जनरल पब्लिक को। कार्डिंग ये है कि आपके पास किसी भी कस्टमर की बैंक जो एटीएम कार्ड होता है उसके आपके पास डिटेल्स है। अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, आपको ओटीपी नहीं आता, आप उस कस्टमर की ऑथराइजेशन के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर उसका कार्ड चार्ज कर लो और उस पेमेंट कर लो। अब यूएस में तो क्रेडिट कार्ड होते हैं, वहाँ पर तो चार्ज बैक बहुत आसानी से हो जाता है। उस कस्टमर को जब पता चलता है मेरा कार्ड किसी ने यूज़ किया है, तो वो सिंपली बैंक को कॉल करता है कि मेरे ये कार्ड स्वाइप हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया। वो जिस स्टेट की एलएलसी बनी है, बैंक वाले उस स्टेट की एलएलसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, स्टेट वाले कहते हैं ठीक है पेमेंट लेने। अब फिर स्टेट वाले क्या करते हैं, जो एलएलसी का ओनर होता है उसको एक नोटिस भेज देते हैं कि भाई आपका जो कार्ड था वो डिक्लाइन हो गया है या उस पर चार्ज बैक आ गया, आप काइंडली दोबारा पेमेंट करें। तो पहले, अब टेक्सास की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले इस तरह होता था, जब अगर टेक्सास के एलएलसी का चार्ज बैक आ गया तो आपको वो एक फॉर्म भेजते थे जिसमें नोटिस होता था कि भाई एलएलसी का चार्ज बैक आ गया है, दोबारा पेमेंट करें। और नीचे सेकंड फॉर्म होता था जहाँ पर आपको कहते थे कि अपने कार्ड की दोबारा डिटेल्स दें और उस पर लिखें कार्ड नंबर एटसेट्रा और हमें फैक्स करें। तो लोग क्या करते थे, एक दफ़ा तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड से चार्ज बैक करवा लिया, दूसरी दफ़ा जब उनसे स्टेट दोबारा कार्ड की डिटेल्स मांग रहे, दोबारा ही वो गोर के चोरी के क्रेडिट कार्ड लगा के भेज रहे थे। तो फिर स्टेट ने कहा अब इनका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। अच्छा। तो अब टेक्सास स्टेट ने ये किया है, जब दोबारा चार्ज बैक आता है वो अब दोबारा आपसे फैक्स में डिटेल्स नहीं मांगते, वो कहते हैं हम या
चेक भेजो या मनी ऑर्डर भेजो। अच्छा, और अच्छा। उसके लिए आपका कोई यूएस में कोई बंदा होना चाहिए, वही आपसे अलग $150 चार्ज करेगा। तो पूरा प्रोसीजर बन गया। तो अब टेक्सास स्टेट वाले भी या बहुत सारे स्टेट वाले भी होशियार हो गए, तो आप ये कर नहीं सकते। तो हमारे मोस्ट सर्विस प्रोवाइडर इसी तरह कर रहे हैं, कॉल सेंटर वालों के साथ लिंक हैं, या तो 50% ऑफ 30% ऑफ पे वो कार्ड चार्ज स्वाइप करवा लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लेते हैं। क्लाइंट के सारे पैसे उनके जेब में आ जाते हैं। हालांकि $310 टेक्सास की गवर्नमेंट सिर्फ अपनी ऑफिशियल फीस है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं जी। लेकिन हमारे क्लाइंट बेचारे मासूम हैं। अच्छा, इसी के साथ फेक एड्रेसेस वाला बहुत बिजनेस चल रहा है जी बड़े बड़े दाढ़ियों वाले सर पे टोपियां रख के लोग जो हैं फेक एड्रेसेस लोगों को बेच रहे हैं, जी बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरीके से, और हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कैंपेन करते फिर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी कंप्लेंट्स आई थी, तो इसलिए हमने अप्रूव की थी वो सारी चीज़ें। तो बहरहाल इस तरह के जो लोग हैं जो फेक एड्रेसेस बेच रहे हैं, जी। तो वो किस तरीके से उसका क्या सीन है? देखिए, अगर आपने यूएस में एलएलसी रजिस्टर करवानी है, सबसे पहले आपने उस रेलेवेंट स्टेट का आपने कोई एजेंट हायर करना है। उस एजेंट का क्या काम होता है कि आपके बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आया स्टेट की तरफ से, आईआरएस की तरफ से, अमेजोन की तरफ से, वो डॉक्यूमेंट वो रिसीव करे, स्कैन करे और आपको दे दे। तो हमें उस एजेंट को यूज़ करना, ठीक है। तो वो एजेंट हमने ले लिया। अब उसके साथ हमें एक यूनिक एड्रेस चाहिए। हम अमेजोन पे अगर कॉमन एड्रेस यूज़ करेंगे, शेयर्ड एड्रेस यूज़ करेंगे, तो हमारे एलएलसी तो हमारी अमेजोन अकाउंट लिंक हो सकते हैं, हमारा सारा काम खराब हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब यूनिक एड्रेस के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं $50 $100 डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रेट से। जी। ये यूनिक एड्रेस लेते ही नहीं है, वही एजेंट का एड्रेस उठा लेते हैं और वो क्लाइंट को पकड़ा देते हैं, जो कि $30-50 का मिल जाता है। अच्छा। और उसकी वजह से क्लाइंट को बहुत सारा इशू होता है। इवन सब लोगों के अमेजोन अकाउंट लिंक हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को भी बड़ा इशू होता है। तो ये इस तरह से, और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो एजेंट को हायर ही नहीं करते, उस एजेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है कॉमनली। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, हमें बैंक अकाउंट चाहिए वाइस या पायनियर बैंक के लिए, जी। तो बैंक पे तो एड्रेस वेरिफिकेशन होती ही नहीं है। बिल्कुल। वो एजेंट का एड्रेस एजेंट को हायर किए बगैर ही उठा के और डायरेक्ट एलएलसी में डाल के गलत, तो उसके एजेंट के पैसे भी बच गए। सिर्फ एलएलसी के गवर्नमेंट फीस भरते हैं और दैट्स इट, वो निकल जाता है। क्या बिजनेस है। तभी मैं कहूँ कि इतनी ज़्यादा एलएलसीज का एक भरमार ही आ गया। हर बच्चा जो है छोटा छोटा, जिसके अभी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई, वो एलएलसी बेचता फिर रहा है। यही जुगाड़ें, यही 2 नंबरियाँ जो है ना, ये टोपीबाजियाँ, ये जो क्विक मनी स्कीम है बच्चों की, एग्जैक्टली उनके जेहन में है कि हमने बस मोटा माल कमाना है। तो ये बहुत ही सैड है, क्योंकि मैं लिटरली अपने सामने देख रहा हूँ कि हर बंदा एलएलसी फाइल करने पे लगा हुआ है और इसके बैक एंड पे ये इतना तारीख इसका चेहरा इतना बुरा कह लें कि ये काम हो रहा है अंदर खाते। तो दिल दुखता है मेरा कि हमारे मुल्क की बदनामी किसी वजह से हो रही है। नो डाउट। अब जैसे टेक्सास स्टेट वाली बात मैंने की, तो ये इन्हीं चक्करों की वजह से उन्होंने ये इतना सख्त एक्शन लिया कि भाई मोस्टली यही हो रहे हैं। तो बहुत हमारे पास बदनामी का हिस्सा। इसके बाद एलएलसी रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास ईएन का होता है। मैंने देखा है कार्डिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो अमेजोन इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ी है, आईटी इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ी है। एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है कि वो परसेंटेज पे सारे काम कर रहे हैं कि ये अब हो रहा है, रियलिटी है। अब ये देखें ना, कार्डिंग जो है उनके पास डिटेल्स हैं लोगों की, वो अब कोई बैंक ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते हैं ना। उन्होंने कोई सर्विस जो है वो किसी थर्ड पार्टी सर्विस से या प्रोडक्ट जो डिलीवर कर रहा है, वो उन्होंने कार्ड किसी तरीके से यूज़ करवाना है। तो उनको इससे बेहतर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल सकती कि वो एलएलसीज़ की शक्ल में वो लोगों को जो है वो पे लें, या वो अमेज़ोन की इन्वेंट्री, कार्डिंग वाली जो इन्वेंट्री है, ये भी बहुत ज़्यादा आपको पता होगा इस चीज़ का। बिल्कुल इस बारे में थोड़ा सा बताएं, ये जो कार्डिंग से जो इन्वेंट्री जो है वो सेल हो रही है, आपको पता है इस चीज़ का या नहीं? सर, वो लोग इस तरह करते हैं मोस्टली, या तो चाइना में भी कर लेते हैं, अलीबाबा से जो इन्वेंट्री लेते हैं, या यूएस के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा अमेजोन ऑर्डर प्रोसेसिंग अवेलेबल 30% ऑफ, 70% ऑफ, ये यही करते हैं। उनके पास चोरी के क्रेडिट कार्ड होते हैं या गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, वो स्वाइप करते हैं। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका ₹1 खर्चा नहीं आ रहा, अगर उसको 30% भी मिल रहा है तो उसके लिए बहुत है। वो वहाँ से निकाल लेते हैं, फिर बेचारा वो रोता रहता है जिसका कार्ड है या जिसके जहाँ से इन्वेंट्री गई है। कस्टमर को इन्वेंट्री मिल जाती है, फिर वो उठा रहे हैं। इसी तरह ही कर रहे हैं, इसलिए तो वो सस्ता भी बेच रहे हैं, अमेजोन से पैसा भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोर्सिंग बहुत सस्ती हो रही है, ना होने के बराबर हो रही है। देखें, इस हरकत ने, ये जो कार्डिंग है, इस चीज़ ने अमेजोन FBA होलसेल तबाह करके रख दी। नो डाउट। लोग चीखते हैं कि हम इतनी मेहनत से $1-1 बचाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन इतनी मुश्किल से बचता है। ये
हराम के पले हुए लोग ये इस तरीके से मार्केट इन्होंने ना तबाह कर दिया। एक तो ये काउंटरफीट प्रोडक्ट बेच रहे हैं और दूसरा ये कि कार्डिंग से वो ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो दोनों ही सिनेरियोज में जो है विन विन सिचुएशन है। तो ये बहुत ही सैड सिचुएशन है हमारी अमेज़ॉन इंडस्ट्री में, लोगों ने इसी तरीके से पैसा बनाया। तो एक और बड़ा एक मशहूर नाम है इनका, 2 साल पहले स्कैंडल आया था। हमारे जो मुर्शद हैं बानी एक्सट्रीम कॉमर्स, उनके साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा स्कैंडल एक आया था, फेक LLCs बनाने का, कार्डिंग के थ्रू बनाने का। उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर उस बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात मुझे है नहीं, लेकिन हमारे पास जो केसेस आए थे वो ये थी कि भाई हमने इनसे सर्विसेज ली थी। जब वो नोटिस देखा, सारा प्रोसीजर देखा, तो उससे यही पता चला कि भाई या तो अनऑथोराइज कोई कार्ड यूज़ हुआ था या टेक्सास स्टेट में, या ये मोस्टली केसेस टेक्सास में होते हैं। तो टेक्सास स्टेट ऐसा है कि आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं LLC के और आपको कहते हैं कि आपके पास 30 डेज़ का ड्यूरेशन है, आप पेमेंट कर ले दोबारा से। तो वो या तो पेमेंट करते ही नहीं या अनऑथोराइज कार्ड यूज। क्यों पेमेंट करे जब उन्होंने क्लाइंट से पेमेंट पहले ले ली है? वो बाद में क्लाइंट मासूम है, उसको पता ही नहीं होता LLC ले ली है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्लाइंट को सबूत क्या देते हैं कि 30 डेज के लिए उसका स्टेट वेबसाइट पे ना स्टेटस एक्टिव आ रहा होता है। अच्छा। उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, क्लाइंट को पता ही नहीं होता। अच्छा, ये क्लाइंट जो है किस तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकता है अपनी LLC कि उसकी LLC वैलिड है या नहीं? सबसे पहले अगर सेफ़ तरीके से चलना है, अगर कोई आपको चीप सर्विसेज दे रहा है, उसे कहें भाई जो ऑफिशियल फ़ीस होगी मैं अपने कार्ड से पे करूँगा, आप मेरे से सिर्फ सर्विस चार्ज ले लें। तो उस केस में आपके स्कैम होने के चांस बहुत कम है। अच्छा। आपने अगर स्टेटस चेक करना है तो आप हर रेलेवेंट स्टेट की वेबसाइट है, टेक्सास की, आप टेक्सास का स्टेट का LLC नाम सर्च करें, आपको आ जाएगा। फ्लोरिडा है, वायमिंग है, आपको डायरेक्ट लाइव वेबसाइट पे आएगी आपके LLC इनएक्टिव है, डिसॉल्व है या एक्टिव है। एक्टिव स्टेटस चेक कर सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल। तो वो आसानी से हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो है वो ट्रेडमार्क फाइलिंग का भी आप बता रहे थे मुझे पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि बहुत ज़्यादा इसमें ना स्कैम्स हो रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रेडमार्क में जैसा आपने कहा कि हर एक बच्चा उठ के LLC का काम और ये कर रहे हैं, उनको लगता है बहुत आसान काम है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर क्लाइंट कहते हैं मुझे ये भी चाहिए, काम नहीं भी आता, सर हम कर लेंगे, हम ताबेदार हैं, हम कर लेंगे, काम आता नहीं है। तो क्या करते हैं कि ट्रेडमार्क, अब जाहिर बात है प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, कौन सी प्रोडक्ट किस क्लास में गिर रही है, उस क्लास के अकॉर्डिंगली आपको उसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है, फिर आपको USPTO में रजिस्टर कराना पड़ता है। और आपने ये भी देखना है कि भाई इस नाम से पहले कोई ट्रेडमार्क है तो नहीं, कंपेटिटर्स भी देखने हैं, हर चीज़ देखनी है। तो ये लोग विदाउट एनी रिसर्च फाइल कर देते हैं। फाइलिंग के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाते हैं जिसके बिहाफ पे आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को अप्रूव होने में 8 to 9 मंथ्स लगते हैं, तब जाके USPTO के वेबसाइट पे आपका ट्रेडमार्क का स्टेटस एक्टिव होता है, एबंडेंट होता है। तो इन्होंने वेरिफिकेशन की नहीं होती, क्लाइंट को ब्रांड रजिस्ट्री मिल गई, वो अमेज़ॉन पे बेचारा सेलिंग कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, 8 महीने बाद उसको नोटिस आता है भी आपका ट्रेडमार्क एबंडेंट हो गया या डेड हो गया। कितने ये बेशरम बच्चे हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, अपने $100 के लिए क्लाइंट का लाखों का बिजनेस जो है ये PL करने में आपको बेटर पता है कितनी एक्सपेंसिव होती है। PL आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिजनेस, टाइम टेकिंग बिजनेस, और इसमें सक्सेस के चांसेस कम हैं। एग्जैक्टली। कि एक बंदा है वो एक नाम बनाना चाह रहा है अपने प्रोडक्ट का, ब्रांड का, वो कितना उसका विजन है कि वो चाहता है कि मैं नाम बनाऊं कि कल जो है वो मैं बैठ के खाऊं, 1 साल में मुश्किल वक्त काटूं, 2 साल काटूं, तीसरे साल मुझे फल मिले। ये तो कितने की क्रिमिनल एक्टिविटी है कि आप उसका गलत ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं, फिर उसको वेट करना पड़ता है, उसको ठीक करना, दोबारा इवन रीअप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे मुश्किल से इसमें क्लाइंट के भी टाइप का कसूर है। अब क्लाइंट 50 ऑर्डर बचाने के लिए किसी अनऑथोराइज पर्सन से काम ले तो दोनों का बस लॉस हो रहा है, इसमें फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। मेरे पास जो US के लोग हैं वो भी ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं, वो भी कंपनी फाइलिंग करते हैं, उनकी फाइलिंग के रेट्स में और आपकी फाइलिंग के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तभी आपके लिए ये नीश खुली है। एग्जैक्टली। जो US बंदा बैठा है वो कितने पैसे लेता है? US बंदा तो एक नॉर्मल कंसल्टेशन की भी $100 लेता है। ठीक है। अब US में आप देखें ट्रेडमार्क $650 का वो करके दे रहे हैं, पाकिस्तानी $150-200 में करके दे रहे हैं, ये ऑफिशियल फीस से भी कम है। तो ये कैसे करके दे रहे हैं? फीस या तो पे नहीं कर रहे, या वही आपको मैंने बताया कार्डिंग वाला सीन चल रहा है, या किसी थर्ड पर्सन का अनऑथोराइज्ड कार्ड यूज़ कर रहे हैं और बस जेब में पैसे जा रहे हैं। ये मेरा बड़ा दिल दुखता है। ठीक है, मैं इसलिए पॉडकास्टिंग के काम में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं 2-3 साल के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो हो रहा है,
जिस तरीके से लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, जिस तरीके से छीना झपटी चल रही है, तो उसी सिलसिले में मैं ये सारी सीरीज़ कर रहा हूँ ताकि लोगों को आगाही हो। मेरा इसमें शायद पर्सनली मैं अपने कह लें कि मुझे क्या बेनिफिट होना है, लेकिन मुझे ये होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देनी चाहिए। और इसी सिलसिले में अशफाक भाई जो हैं, मैं इनका शुक्रिया कहूँगा, इनमें बड़ी गट्स हैं अपनी इंडस्ट्री के जो डार्क सीक्रेट्स हैं वो बताना। और लोग बिल्कुल उनमें जुर्रत नहीं है, क्योंकि वो सारे शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो ये शरीके जुर्म होते तो आते ना आज पॉडकास्ट में। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इसके अलावा अशफाक भाई मुझे ये बताएं कि EIN जो हैं, EIN का और ITIN की क्या गेम होती है? बच्चे कहते हैं कि आपको जो है हम EIN दिलवा देंगे जल्दी, वो थोड़ा सा बताएं। इसको मार्केट में एक्सप्रेस EIN के नाम से बेचा जाता है कि हम आपको एक्सप्रेस EIN देंगे। अच्छा, EIN जो होता है ये LLC फाइल करने के बाद ना आपको एक मिलता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी की जो टैक्स ID होती है। जी, टैक्स ID। अच्छा, EIN किसको मिलता है और ITIN ये थोड़ा सा बता दें। कंपनी के नाम पे जो टैक्स ID इशू होते हैं IRS के बिहाफ पे, उसको हम EIN कहते हैं, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आपकी कंपनी की पहचान होती है। IRS उस टैक्स ID के बिहाफ पे आपका कंपनी को जानता है और उसके बिहाफ पे आप अपनी टैक्स रिपोर्टिंग करते हैं उसके साथ। तो EIN का स्कैम के बारे में आपने बताया, तो हमारे पास रिसेंट लास्ट ईयर में हुआ था। जब टैक्स सीजन आता है तो जाहिर बात है EIN के बिहाफ पे IRS को टैक्स रिटर्न जाती हैं। बिल्कुल। एक क्लाइंट था तो उसने खुद ही IRS को कॉल की कि भाई ये EIN वगैरह है, तो उसने कहा भाई ये EIN आपके नाम पे नहीं है, सॉरी, आप दोबारा कॉल करें या दोबारा अप्लाई करें। तो उसने भाई देखा भाई लेटर में सब कुछ मेरा है, IRS वाले कह रहे हैं नहीं है। तो मैंने जब वो लेटर देखा तो वो लेटर का जो टाइप था, जो लेटर का जो फंड था, वो सारा US रेजिडेंट वालों से मिलता है। तो वो आपको मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ। होता इस तरह है कि EIN जो US रेजिडेंट के लिए होता है, SSN होल्डर के लिए, वो आपको ऑनलाइन IRS वेबसाइट में EIN असिस्टेंट के थ्रू विद इन 5 मिनट्स प्रोसेस होकर आ जाता है, आपको ऑनलाइन मिल जाता है। नॉन US रेजिडेंट के लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर है, आप SS4 फॉर्म है उसको फिल करते हैं, यहाँ से बाई मेल या बाई फैक्स भेजते हैं। कम से कम मिनिमम 5 बिजनेस डेज वो लगते हैं आपका IRS नंबर सिर्फ जनरेट करने में जी। उसके बाद अगर आप कॉल करते हैं तो आपको 147C लेटर कॉल पे बाई फैक्स मिल जाता है, या 15 to 18 बिजनेस डेज में आपके बाई मेल आ जाता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर है, आपको एक दिन में लोग कैसे दे देते हैं? इनके पास गोरो के अनऑथोराइज्ड SSN नंबर होते हैं, बहुत सारा बल्क का डाटा होता है, सारा डाटा उसका जा रहा है, हर चीज़ उसके जा रही है। देखिए, SSN वाली जो इंडस्ट्री है ना, उसके साथ हमारी IT इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है, क्योंकि US में एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है और अब मज़ीद बढ़ेगा ट्रम्प के आने के बाद कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका वाले लोगों को अकोमोडेट किया जाए, तो वो किसी का SSN लेके उसके नाम पे जॉब लेते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, इस पे एक पूरे लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए फतवे लिए हुए हैं। लेकिन आपको SSN यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी इजाज़त के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्राइम है बहुत बड़ा। आप होता क्या है, आप IRS की वेबसाइट पे जाते हैं, सारे डिटेल SSN वाले ओनर की दे रहे हैं, कंपनी नाम आप अपना यूज़ कर लेते हो, एंड में आपका ऑनलाइन विद इन 5 मिनट्स EIN नंबर जनरेट हो जाता है। मैंने आपको इनिशियली बताया EIN नंबर कंपनी के बिहाफ पे होता है, तो आपको कोई मसला होता ही नहीं है। लोगों के अमेज़ॉन में भी कोई इशू नहीं आता, बैंक में भी इशू नहीं आता, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे बना, आपके ओनर तो है ही नहीं। तो जब EIN नंबर जनरेट हो जाता है ऑनलाइन, वो लेटर को एडिट कर लेते हैं PDF से, आपका नाम लेके आपको दे देते हैं कि भाई ये आपका है। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया, पीछे SSN किसी और का है, ओनर कोई और है, आपको दे देते हैं। और ये मोस्टली जो है ना 9 डिजिट से जिसका EIN नंबर स्टार्ट होता है, नॉन US रेजिडेंट है अगर वो, तो वो समझे उसका EIN 2 नंबर है। अच्छा, ये 9 डिजिट, ये 9 डिजिट बहुत कॉमन है। अच्छा, ये सिर्फ US रेजिडेंट के लिए होता है। अगर उसका EIN नंबर ये है, और दूसरा फंड से बहुत आराम से देख सकते हैं उसका, देख के ना उसका बारीक सा लेटर वही CP575G ही होता है जो नॉन US रेजिडेंट के मेलिंग एड्रेस पर आता है। अच्छा, लेकिन ये जो फेक SSN वाला होता है वो बारीक से फंट में होता है वो, और उसकी एक निशानी ये भी है कि 9 से स्टार्ट होता है और बाकी अगर वेरीफाई करवाएं तो उसके बहुत सारे टैक्टिक्स भी हैं, लेकिन एक कॉमन यही है और आसान ये है कि अगर IRS को आप कॉल कर लें, उनसे वेरीफाई कर लें भाई ये है ये किसके नाम पर है। क्योंकि अब देखिए, आपको मैंने बताया, एक अगर बंदा बिजनेस करता है, अमेज़ॉन पे इतना इन्वेस्ट करता है, सब कुछ करता है, क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी की हिस्ट्री बन रही होती है। बिल्कुल, आपकी कंपनी आपके नाम पे, EIN आपके नाम का ही नहीं है, तो हिस्ट्री किसी और के बन रही है।
तो फ़ायदा उसका नहीं होगा है सारा। तो अशफाक भाई मुझे ये बताएं कि एक बंदा है पाकिस्तानी, उसके पास एसएसएन नहीं है, तो वो पाकिस्तान में रह के यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरीके से अपना फिजिकल बैंक बना सकता है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ बैंक्स पहले ऑफर कर रहे थे, वो आई-10 के बिहाफ पे कर रहे थे। आपने अभी आई-10 की बात की, तो आई-10 कहते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर को। ये मेनली नॉन यूएस रेजिडेंट को दिया जाता है ताकि वो यूएस में अपना टैक्स पे कर सकें। एलएलसी अपना टैक्स पे नहीं करती, सिर्फ फाइल करती है। सिंगल मेंबर एलएलसी की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है अमेजोन पे या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस कर रहा है और उसके एलएलसी बिजनेस कर रही है और इनकम जनरेट कर रही है, तो वो उसके एलएलसी टैक्स रिपोर्ट करेगी, लेकिन पे उसका आई-10 करेगा, मतलब वो अपना पर्सनल टैक्स फाइल करेगा, उसके साथ वो करेगा। ये बहुत बड़ी मिथ है जो लोगों को समझ में नहीं आती। तो आई-10 लेने के लिए वो दो तरीके हैं। एक पेपर है कि आप यहाँ से एम्बेसी जाएं, अपना वो नोटराइज करवाएं पासपोर्ट, W7 फॉर्म फिल कर यहाँ से DHL के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवा दें। दूसरा है सर्टिफाइड पब्लिक एक्सेप्टेंस एजेंट के थ्रू, जो IRS के एजेंट होते हैं। वो नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको वो अपने कोड के थ्रू नोटराइज करके ऑनलाइन वो जो होता है अप्लाई कर देते हैं। वो 7 to 9 वीक्स में एवरेज आ जाता है। ये होगा आपका आई-10, जो कि मेनली आप यूज़ करते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आप इसको यूज़ करते हैं, पेपाल बिजनेस अकाउंट भी ले सकते हैं, स्ट्राइप मर्चेंट या बहुत सारे मर्चेंट भी आप इससे ले सकते हैं। अच्छा, ये अशफाक भाई आपने पेपाल का जिक्र किया तो मेरे ज़हन में सवाल है, पाकिस्तान में रहकर पेपाल किस तरीके से बना सकते हैं? पेपाल का सबसे आसान तरीका मैंने बताया, उसके लिए आई-10 आपका मस्ट है। आई-10 के बगैर यूएस पेपाल की बात पेपाल तो एसएसएन पे नहीं बनता होता? एसएसएन होता है यूएस रेजिडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर आपकी रिप्लेसमेंट होती है कि अल्टरनेटिव है। नहीं, अगर ITIN यानी कि कंपनी पे बनेगा, कंपनी के नाम नहीं बनेगा कंपनी के नाम पे, लेकिन कंपनी ओनर के नाम पे होती है ना, तो वो आपसे ओनर की डिटेल्स मांगते हैं। अच्छा, जो ITIN है जी उसका पेपाल बन सकता है? जी बिल्कुल, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स भी मांगेगा, आपकी कंपनी का EIN एड्रेस हर चीज़ मांगेगा, फिर आपकी पर्सनल चीज़ों पर आएगा, आपका आई-10, आपका नाम, आपका पासपोर्ट, हर चीज़। तो ये पेपाल के लिए आपकी इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों डिटेल्स को वेरीफाई करता है, फिर जाके बनता है। आप मुझे बताएं अशफाक भाई, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा पेपाल? अच्छा, तो जैसे आपको पता है कि कार्डिंग का इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, और पेपाल के सबसे जो अच्छी क्वालिटी है वो यही है कि अगर आप क्लेम करते हो चार्ज तो आपको वापस मिल जाता है। बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान से ऑर्डर करें, पेपाल के थ्रू पेमेंट करें, आपको डिलीवरी आ जाए, आप कॉल करें कि भाई मैंने नहीं किया था, आपके पेमेंट भी आपके पास आ गई, आपकी प्रोडक्ट भी आपके पास आ गई, तो बेचारे बाकी जो बिजनेस ओनर्स हैं वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? रिटेलर्स को मज़े होंगे कि वो ऑर्डर करेंगे, पीछे से चार्ज बैक मार देंगे। यानी कि जैसी पाकिस्तानियों की एथिक्स है, उसमें पेपाल जो है वो नहीं चल सकता। जो चल रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, हालांकि उसके बिहाफ पे बहुत सारे चार्ज बैक हो रहे हैं। मैंने एक पेपाल बनवाया था, दुबई डिटेल्स पे एक पेपाल मैंने क्रिएट किया था जी। मैं एक गलती कर बैठा, किसी दोस्त यार को बता बैठा कि भी पेपाल है मेरे पास, तो जनाब आली ने पेमेंट सेंड की हैं $200 $300। बाद में उस पर डिस्प्यूट लग गया पेपाल में, तो वो इनवॉइसें मांग रहे हैं, सब दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेपाल जो है वो ख़त्म। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि आजकल अपनी पेमेंट्स के अलावा कोशिश करें कि किसी को फेवर तक ना दें इस काम में। मेरा भी US रेजिडेंट एक क्लाइंट है, उसने इधर ही अपने रिलेटिव के साथ भलाई की कि भाई मेरा पेमेंट या मेरा चेक आ रहा है, उसको डिपॉजिट कर दो, पेमेंट आ रही है। उस बेचारे के SSN के बिहाफ पे 2-3 बैंक थे, सारे उड़ा दिए क्योंकि चार्ज बैक आ गया, और वो US रेजिडेंट है, US नेशनल है, पासपोर्ट है। अच्छा। तो वो कह रहे भाई आप इस तरह काम कर रहे हो। अब वो उनको ये तो नहीं बता सकता कि भाई किसी और की पेमेंट है, मैं फेवर दे रहा था। सेम आपके केस में पेपाल है, आपको लोग कहते हैं भाई FNF की पेमेंट है, सर्विस की पेमेंट है, भाई ये ले लो, पीछे से चार्ज बैक मार दे। वो उसका क्या है, आपको उसने पैसे दे भी दिए और आपका पेपाल चला गया। बैंक अकाउंट आपके एसेट है। लालच ही मरवाता है ना अशफाक भाई, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। जिसके पास पेपाल आ रहा है जी, वो तकरीबन उसको कहेंगे कि यार आप 20% ना आप रख लें, 30% आप रख लें, तो अगले ने तो खुशी से कहना कि आती हुई लक्ष्मी को कौन लोग मना करता है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, आजकल पेमेंट गेटवेज पे भी बहुत बड़ा कमीशन मिल रहा है लोगों को। अच्छा। जिनके पुराने स्ट्राइप बने हुए ना लीगल बिजनेस के लिए, तो कार्डिंग के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये पेमेंट गेटवेज है। और बताओ लोगों को, उल्टे सीधे मशवरे दो तुम। हाँ, स्ट्राइप कह रहे हो? जी, स्ट्राइप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैच्योर स्ट्राइप जो होते हैं ना पुराने, वो बहुत महंगी बिकती भी हैं, लोग लेते हैं इसलिए क्योंकि उधर आसानी से हो जाता है।
तो अगर आप कोई भोले भाले हो, आपको नहीं पता, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, साइड में कोई दोस्त कहते हैं भाई पेमेंट मेरे गिरा दो, आपने गिरा दी, आपका सारा बिजनेस ठप हो जाए, क्योंकि आपका बिजनेस की बुनियाद तो पेमेंट प्रोसेसर तो आपका वो है। देखिए, मैं अब इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। आपने किसी भी बंदे के साथ, भलाई का कोई ज़माना नहीं है, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, आपने किसी भी दोस्त यार की पेमेंट रिसीव नहीं करनी। एग्जैक्टली। और स्पेशली अपने पेपाल में तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और इसके अलावा अशफाक भाई मुझे ये बताएं कि वॉइस क्यों बंद हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? वॉइस में भी ये बहुत सारे इशू आ रहे थे, जो मोस्टली पेमेंट आ रही थी अनऑथराइज्ड आ रही थी फिजिकल बैंक से। अक्सर वाइज में कार्डिंग हो रही होती है, वाइज में भी ऐसा कोई मामला? वाइज में भी कुछ हद तक मालूमात थी, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं था, किसी को पता नहीं था। लेकिन वहाँ पर ही बहुत सारे ना वायर पेमेंट्स आ रही थी, फिजिकल बैंक से आ रही थी, बहुत सारे पेमेंट आ रही थी, तो बहुत सारे स्कैम हो रहे थे। उसने तकरीबन एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको ब्लॉक लिस्ट कर दिए। यूएसडी डिटेल्स वो दे ही नहीं रहा इसी वजह से, क्योंकि ये स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अच्छा, एशियंस वाली कंट्री में, एशियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया है, और उनकी यानी कि हम डिजर्व ही नहीं करते। अब आखिर पायनियर ऑप्शन रह गया है। पायनियर भी परसेंटेज लेता है। अब यहूदी ऐसे तो नहीं काम करते हैं, यहूदी खुद अपना 3% जो है वो रखते हैं, तो वो आपको विड्रॉल रेट भी बड़ा गंदा देते हैं। और 3% जब आपका कटता है तो फिर आपको लग पता जाता है कि भाई किस काम में हम पड़े। तो एनीवेज, अशफाक भी कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हो एलएलसी से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड, आप कह सकते हैं। सर, वो आपने फिजिकल बैंक का पॉइंट किया था, मैं वो ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे एड्स मैं आजकल देख रहा हूँ जो लोग फिजिकल बैंक अकाउंट आपको ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं इसके डेप्थ में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन एक ये है कि वो किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे आपका अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा। उस एक पर्सन के बिहाफ पे बहुत सारे क्लाइंट को ऑफर करते हैं। एक एसएसएन होल्डर है, उसके बिहाफ पे पाकिस्तानी 10-15 क्लाइंट को वो अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। यानी कि वन एसएसएन सेंड टू ऑल। वो एक सिग्नेटरी सबका 10-15 क्लाइंट का सिग्नेटरी बन जाता है। अब 10-15 क्लाइंट में से किसी एक क्लाइंट ने कोई इस तरह फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की, तो एक एसएसएन के बिहाफ पे जितने बैंक होंगे सारे के सारे बंद हो जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान में ये जो फिजिकल बैंक है ये सारा जुगाड़ों से बन रहा है, जुगाड़ों से बन रहा है। किसी गोरे की एसएसएन की डिटेल्स पे बन रहा है, किसी और शख्स की कह लें कि मालूमात पे आपने बैंक बनाया हुआ है, और कोई भी मसला हुआ तो कोई भी 8, 10, 20, 30 लोगों को एक एसएसएन उन्होंने बेचा तो तले सब जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसका फिजिकल बैंक का तरीका यही है कि आप फिजिकल या तो खुद विजिट करें बैंक, वॉक-इन्स हैं, या कंपनीज जो होती हैं मल्टी मेंबर्स की होती हैं। आपका कोई यूएस में मेंबर जो रहता है जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर है, तो वो बैंक जाए और वो आपके बिहाफ पे पाकिस्तानी यानी कि अगर यूएस जाना चाहे तो वो यूएस जाके अपना बैंक खुलवा सकता है। जी बिल्कुल, कोई मसले वाली बात नहीं। सिंपल वो जाते हैं, अपनी कंपनी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और वो इजीली आपका बैंक अकाउंट उसी वक्त इंस्टेंटली ओपन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आता। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा एक हमने ना सुना हुआ था कि यूएस में यूएस रेजिडेंट्स के अलावा कोई और लोग जो है वो अपना फिजिकल बैंक नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए भी यूएस लॉ में जो है उन्होंने आसानी पैदा की हुई है। विजिट आपका, हाँ, यूएस लॉ जो है ना वो बड़ा सिंपल, बड़ा सादा है, पाकिस्तान लॉ की तरह नहीं है। उन्होंने आसानियाँ पैदा की हुई हैं। हमारे मुल्क में कानून आइन बहुत ज़्यादा ना चीज़ें लिखी गई हैं, मुश्किल अंग्रेज़ी में लिखी गई है, और अमल जो है आपको पता ही है कितना होता है। यूएस लॉ इस तरीके से नहीं है, यूएस लॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक पढ़ लें तो वो आपको लग पता जाएगा किस तरीके से वो क्या लें, वही द पीपल उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ना उन्होंने एड्रेस किया हुआ है जनरल पब्लिक को। तो अशफाक भाई मुझे ये बताएं कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा यही कह सकते हैं कि भाई मल्टी डायरेक्शन में जाना। आप एक अपनी नीच चूज करें, अपनी एक जिस काम में आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, आप उस नीच को एंड तक लेके जाएं, उस नीच में प्रो बने। मुआशरे को देखकर, लोगों की बातें सुनकर कि ये कर लो वो कर लो, आपको वहाँ से पैसे कमा रहे, नहीं, आप सारे काम नहीं कर सकते। अपनी एक फाउंडेशन रखें, उस पर पूरा उतरें, उसको एक पीक तक लेके जाएं। लोग कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक ही नीच पे करें मेहनत। वहाँ पर आप मेहनत करें, वहाँ पर पीक में आ जाएं, फिर अपने साथ पूरी टीम वगैरह बनाएं। अब फिर आप साइड हसल तब कर सकते हैं ना। मेरा मतलब यह है कि आप जब तक पीक में ना पहुंचे ना, दरमियान में आप सारी चीज़ों को एक साथ ना लेके जाएं। एक पीक पे चले जाएं, फिर साइड में आप हसल कुछ और स्टार्ट कर लें, इन्वेस्टमेंट, वन जॉब एट अ टाइम। ठीक है, ये हम एल्गोरिदम पढ़ते थे
कि जो भी काम आपने टास्किंग जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते थे वहाँ यही होता था कि मुख्तलिफ एल्गोरिदम होते थे कि कोई भी जो प्रोसेस होता है वो वन जॉब एट अ टाइम, ये सबसे बेहतर जो होता है ना वो प्रोडक्टिविटी भी algorithm बढ़ाता था। है इस वजह से। हाँ जी, कि एक काम जब तक आप उसको कोई कंक्लूजन पर ना पहुँचे तो कोई नया कट्टा ना खोलें। तो यही आपका यानी कि लाइफ का रिग्रेट है कि आपने अपनी जो मेन काम था ये LLC फाइलिंग वाला वो छोड़ के आप कहीं इधर उधर निकल गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो लास्ट में फिर ऑडियंस को यही मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं। LLC रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, हर कोई कर लेता है। आपको जैसे आपने कहा बहुत सारे बच्चे आपको बना के दे रहे हैं, लेकिन LLC के पोस्ट कंप्लाइंसेस जो होती हैं वो लोगों से हैंडल नहीं होती, उनको याद ही नहीं रहता। हर कोई अपने बिजनेस में इतना मगन है कि उनको ये लीगल मैटर्स का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल अब हमारे पास एक क्लाइंट आया, वो उसके LLC बेचारे की डिसॉल्व हो चुकी है, उसको पता ही नहीं था। पता कब चला? जब वो अपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है, बैंक कहता है भाई मुझे अपने LLC का करंट अकाउंट स्टेटस दिखाओ। तो उसने मेरे पास आया, कहते भाई ये क्या मसला है? मैंने चेक किया, उसका LLC डिसॉल्व है। अब उस बेचारे को अपना एनुअल रिपोर्ट फिर से फाइल करना है, रीइंस्टेटमेंट फीस भी देनी है, तो पेनल्टी भी देनी है। कितने का नुकसान हुआ उसका? कम से कम $200-250 का नुकसान हो गया। और अगर वो ये टाइम पे करता $20-25 का उसका काम था। अच्छा, कंप्लायंस का अगर वो ख्याल रखता है। आपने अगर LLC से रिलेटेड कोई अपडेट लेनी है तो आप अशफाक भाई से कांटेक्ट में रहें, उनको फॉलो करें। कोई भी अपडेट आती है तो ये चीख चहाड़ा करके बता ही देते हैं कि भाई ये अब ना होने लगा काम जी। और इस मामले में ये माशाल्लाह बड़े तेज़ है कम्युनिकेशनल स्किल। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इनसे ना वॉइस नोट में ना बात कीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि इनके वॉइस नोट जो होते हैं वो 3 मिनट से कम नहीं होते। तो इसके अलावा अशफाक भाई मुझे ये बताएं कि UK LTD फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड थोड़ा सा गाइड करें। पहले 15 पाउंड की होती थी, अब इन्होंने पहले 12 पाउंड की होती थी, अब उन्होंने ऑलमोस्ट 50 पाउंड की कर दी है। वो भी ज्यादा कर रहे हैं। जिस तरह उनका वाइस की ओपनिंग फीस पहले 15 पाउंड थी, फिर उन्होंने डबल नहीं ट्रिपल कर ली, 45 पाउंड कर ली। और पेपाल आपने बात की, तो पेपाल सबसे आसान आपका UK का ही बनता है और वो लीगल तरीके से आराम से बन जाता है। बस ये है कि आपने ये 2 नंबर पेमेंट नहीं लेनी और VPS पे कोशिश करें, उसको यूज़ करें तो आराम से बन जाता है। अशफाक भाई ये VPS का भी आप जिक्र कर रहे थे, VPS पे भी बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों का VPS के थ्रू डाटा लीक होता है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तानी अगर सर्विस प्रोवाइडर से आप VPS लेते हैं, और इसके अलावा ये भी होता है कि 2 लोगों की डिटेल्स ना मैच हो जाती हैं, तो इस बारे में आप बताएं। जी, ऐसे हमारे पास एक रिसेंट केस आया। एक सियालकोट के हमारे क्लाइंट हैं जी, वो अपना PL कर रहे हैं, 2-3 PL उनके रन हो रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वो ग्लव्स का ये कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनका कोई अमेजोन अकाउंट लिंक हो गया। अब वो ऑनर को ढूंढ रहे हैं किसके साथ लिंक हुआ है। ढूंढते 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 पता चला कि इस क्लाइंट ने जहां से VPS परचेज किया था, वो दूसरे क्लाइंट ने भी उन्हीं से VPS परचेज किया। तो उन VPS की IPs आपस में मैच हो गई, तो अमेजोन ने अकाउंट लिंक कर दिए। एक सेम IP एड्रेस 2 लोगों को दिया हुआ था। इस तरह कुछ होगा, या मे बी जो VPS प्रोवाइडर है उनकी कोई टेक्निकल एरर होगा, लेकिन बहरहाल उनकी वजह से उनकी IPs लिंक हो गई। तो उस बेचारे का Q4 वैसे ही चला गया। Q4 आपको पता है हॉट सीजन होता है प्रोडक्ट सेलिंग का, लेकिन उसका बेचारे का सारी मेहनत अमेजोन सेलर Q4 के लिए ही करता है। Q1 Q2 Q3 ये वन साइड बेस Q4 जो होता है ये Q4 के लिए मेहनत हो रही होती है। तो बड़ी सैड सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आपको ये चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा सर्विस लें, खासकर पाकिस्तानों से कोशिश करें, गरेज करें। आप इंटरनेशनल अच्छे VPS इंटरनेशनल VPS किस तरीके से ले सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, सॉरी, वो भी अच्छा है। UK होस्ट वर्ल्ड एक वेबसाइट है, उधर भी बहुत अच्छा है। $6 का आपको मिलता है पर मंथ का। और डेडिकेटेड IP भी मिलती है, और उनकी सर्विस 24/7 है। मैं खुद पर्सनली उसको 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई उसमें एब्रप्शन नहीं आती और इजीली काम करता है। तो वो आई थिंक एक अच्छा VPS है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अशफाक भाई किस स्टेट की जो LLC है वो सबसे बेस्ट है? लोकल जो फ्रीलांसर्स हैं या अमेज़ॉन जो कर रहे हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि LLC किस स्टेट की बेटर है? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रिमाइंड करा है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्लाइंट को मोस्टली वो स्टेट रिकमेंड करते हैं जिसमें उनका ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा हो और जो आसानी से बन रही हो। क्लाइंट को वो देखती नहीं कि भाई क्लाइंट LLC बनाने के बाद क्या करेगा, एनुअली वो कंप्लायंस कैसे हैंडल करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
डेलावेयर की बहुत चीप बन जाती है एलएलसी, ठीक है, लेकिन डेलावेयर की एनुअल मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली है। $300 आपको एनुअली देना पड़ेगा। तो आपको कस्टमर को सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि भाई ये इतनी में बन रही है, लेकिन आपको हर साल इतना देना पड़ेगा, एड्रेस इतना रिन्यू कराना पड़ेगा, फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली एक एलएलसी को मेंटेन करने के लिए $300 to $500 के एनुअल चार्जेस लगते हैं। इससे ज़्यादा भी हैं। इवन कैलिफोर्निया का देख लें, उसके सिर्फ $800 फ्रेंचाइज टैक्स के लग रहे हैं। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, सर्विस प्रोवाइडर वो नहीं बताते, उनका सिर्फ ये कि भाई पैसे दो ले लो। आप मुझे बताएं फिर कौन सी बेटर है? मेनली नॉन यूएस रेजिडेंट का स्टेट इनकम टैक्स होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेट में वहाँ पर स्टेट इनकम टैक्स लेती नहीं है, जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास, वायमिंग, इनमें तो स्टेट इनकम टैक्स है ही नहीं। फिर जिनमें है भी ना, वो नॉन यूएस रेजिडेंट पे लागू नहीं होता, ठीक है। जो छोटी स्टेट है जिनकी फीस वगैरह कम है, तो वो जो आईटी सर्विसेज वाले हैं, ट्रक डिस्पैचिंग वाले हैं, वो वायमिंग को ले लेते हैं, या न्यू मैक्सिको या कोलोराडो, मोंटाना को ले लेते हैं। लेकिन जो लोग पीएल वगैरह पे काम करते हैं, तो उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि वो फ्लोरिडा या टेक्सास में बनाएं, क्योंकि उनकी एनुअल मेंटेनेंस इतनी महंगी नहीं है। और कस्टमर को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी स्टेट में एलएलसी बना रहे हैं, तो आप उसके एलएलसी फाइलिंग फीस भी देख लें, और आप ये भी देखें कि अगर कल को मैं बनाता हूँ मुझे एनुअली कितने पैसे देने पड़ेंगे, और साथ में ये भी देखें कल को अगर मैं बिजनेस क्लोज करता हूँ तो मुझे एलएलसी डिसोल्यूशन के कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ के बारे में आप आगाह होंगे, पहले से आपको खबर होगी, तो आप आराम से अपने स्टेट चूज़ कर सकते हैं। स्टेट चूज़ करने का आपको मैंने जनरल वो दिए, लेकिन मेनली जो स्टेट डिपेंड करते हैं आपके बजट पे डिपेंड करती है कि आपका बजट कितना है और आप एनुअली कितना दे सकते हो। टेक्सास की सबसे महंगी एलएलसी बनती है, लेकिन टेक्सास की एनुअल मेंटेनेंस बहुत कम है। फ्लोरिडा की $140 सिर्फ एनुअल रिपोर्ट है उसकी। एड्रेस रिन्यूअल, एजेंट रिन्यूअल वो अलग से हैं, फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न वो अलग से हैं। तो आप कोई भी स्टेट चूज करें, अपने बजट के हिसाब से करें कि इनिशियल फाइलिंग कितनी है और उसकी एनुअल मेंटेनेंस मुझे कितनी देनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा आप एक चीज़ ऐड करना चाह रहे थे, नेक्स्ट ईयर से कोई कह रहे थे? वो मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि एलएलसी कंप्लायंस में एक सबसे मेन चीज़ होती है आपकी एलएलसी रिन्यूअल, जो कि मैंडेटरी होती है जी। हर स्टेट की अलग अलग होती है। जैसे फ्लोरिडा की 1 मई है हर ईच ईयर, टेक्सास की 15 मई है, तो हर स्टेट की अलग अलग है। आप जब एलएलसी बनाएं, अपने कैलेंडर में अपने लिए डेट मार्क कर लें कि मैंने इससे पहले अपनी एलएलसी एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी, ताकि आप पेनल्टी से बचें, वरना फिर आपको दोबारा रीइंस्टेटमेंट करनी पड़ेगी और एनुअल रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ेगी और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा 1 जनवरी से आपका एलएलसी का फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट हो रहा है, हर स्टेट की, जो हर स्टेट का होता है। ये फेडरल की तरफ से है और ये हर साल होता है, जो कि सिंगल मेंबर एलएलसी की 15 अप्रैल लास्ट डेट है और 15 मार्च मल्टी मेंबर के लिए है और एस कॉर्पोरेशन के लिए डेट है। तो आप अपने सारी बुक कीपिंग अभी से करवा लें और किसी अथॉराइज्ड टैक्स प्रिपेयर से अपने टैक्स फाइल करवाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको टैक्स या गलत फाइल कर लेते हैं या इनको पेनल्टी आ जाती है, और कुछ लोग होते हैं एलएलसी ओनर, उनको पता ही नहीं होता कि हमने फाइल करना है, तो $25,000 तक की पेनल्टी भी आ जाती है आईआरएस के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक। तो कोशिश करें, अभी ईयर ख़त्म हो रहा है, अपनी एलएलसी के सारे कंप्लायंसेस देख लें, क्योंकि मोस्टली न्यू ईयर में सारी कंप्लायंसेस होती हैं, और अपनी फेडरल इनकम टैक्स के लिए अपनी सारी बुक कीपिंग हर चीज़ पीएनएल बना लें, ताकि टैक्स सीज़न में आपका आसानी से टैक्स फाइल हो सके। और इसके हवाले से अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो हम फ्री कंसल्टेशन के लिए हमारे पास रब्ता कर सकते हैं जी। ये अशफाक भाई ने आपको सारा एलएलसी से रिलेटेड जो है वो आपको गाइड कर दिया। तो अगर आपने एलएलसी क्रिएट करनी है या कोई भी आपने सर्विसेज लेनी है टैक्स फाइलिंग की, बुक कीपिंग की और जो सर्विसेज हैं, तो आप अशफाक भाई को मेरा रेफरेंस दे के आप ये सर्विस जो है एक अच्छे चार्जेस में आप ये रिसीव कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, मैं अपना पॉडकास्ट जो है वो कुछ एक छोटी सी बात करके वो ख़त्म कर रहा हूँ जी। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं एलएलसी से रिलेटेड, तो आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। लोग जो हैं वो उनके एथिक्स बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जो बच्चे हैं आजकल के छोटे छोटे, वो अपने $500-100 कमाने के लिए वो आपका जो है पूरा बिज़नेस तबाह करने के लिए तैयार हैं। और वो बच्चे, इनका एक्सपोजर भी बहुत कम है, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, और वो लोगों को खूब जो है ना वो जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे नीम हकीमों से जान छुड़ाएं। प्रॉपर जो सर्विस दे रहा है, अच्छे चार्जेस में एक शख्स आपको गाइड कर रहा है,
अब अशफाक भाई ने सारी चीज़ें खोल के ना बता दी हैं किस तरीके से 2 नंबरी हो रही है। तो आप इनको सपोर्ट करें और इसी के साथ जो है वो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।